नमस्कार, मैं हूं प्रसून। कतर में कमाल हो गया। भारत के 8-9 सैनिकों की रिहाई हो गई। इन सैनिकों को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन मोदी की कूटनीति बेमिसाल साबित हुई। कतर में फंसे 9 सैनिकों को वापस लाने के लिए पीएमओ में एक आईएफएस अधिकारी दीपक मित्तल को ओएसडी की पोस्ट पर तैनात किया गया। कतर पर दबाव बनाने के लिए तुर्कियों का भी साथ लिया गया। तुर्की के साथ लेने के बाद 9 सैनिकों की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की भी मदद ली गई और आखिर में कोप 28 शिखर सम्मेलन में कतर के शेख और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात रिहाई में अहम कड़ी साबित हुई, जिसके बाद 9 सैनिकों के वापसी का रास्ता साफ हुआ। सारी कड़ियों को जोड़ने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भूमिका भी बेहद शानदार रही। I waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। I mean, let us get into this mode. Let this feeling sink in. Let this. आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड, और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इन 9 सैनिकों की रिहाई कैसे हुई, क्या है इनसाइड स्टोरी, समझते अपने खास गेस्ट जितेंद्र कुमार ओझा जी से, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट में पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। ओझा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रिहाई के पीछे के कारणों को तलाशे तो एक बीबीसी की एक रिपोर्ट भी आ रही है, जिसमें कहा गया कि इंडिया एनर्जी वीक के पहले दिन यानी 6 फरवरी को भारत और कतर के बीच एक गैस या फ्यूल एनर्जी को लेके एक समझौता हुआ। 78 अरब डॉलर का यह समझौता था, जिसमें बताया गया कि 20 सालों का यह समझौता है। उसके बाद से इन 9 सैनिकों की रिहाई का रास्ता आसान हुआ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस रणनीति को अपनाने में या इस नीति को कार्यान्वित करने में आप भाजपा सरकार को क्रेडिट देंगे, मोदी जी को देंगे, तुर्की को देंगे या अमेरिका को देंगे? देखिए, क्रेडिट तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाती है। भाजपा सरकार को भी मैं नहीं कहना चाहूंगा। मैं कोई पार्टीजन पॉलिटिकल ये नहीं कहना चाहूंगा। दूसरी बात ये भी ध्यान रखने की है कि पहली दफे भारत के इतिहास में एक विदेश मंत्री हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो स्पेशलिस्ट, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी एक स्पेशलिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बन के आए हैं थे, उसी तर्ज पे आप देखिए कि एक स्पेशलिस्ट विदेश मंत्री हैं जो कि एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं। 35, 36, 37 साल उन्होंने डिप्लोमेसी में दिया और उसके बाद जो है विदेश मंत्री बन के आए हैं। तो ये एक हमारी स्ट्रेंथ है। और मोदी जी की जो बात आप कर रहे हैं कि वो आज की तारीख में दुनिया में सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर्स में से एक है। अगर सबसे लोकप्रिय नहीं है तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई उनके आसपास है। तो ये 2 चीजें हैं। लेकिन तीसरी चीज जो आपको ध्यान देने की जरूरत है प्रसून जी, कि भारत की लोकप्रियता गल्फ में हमेशा से बहुत मजबूत रही है। लग रहा है कि ये एम आई ऑडिबल टू यू? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। तो भारत की लोकप्रियता है, लेकिन लोकप्रियता अपने आप में पर्याप्त नहीं रही है। आप देखिए कि 2011-12 के वर्ष में मैं डिप्लोमेट था और लंदन में पोस्टेड था, और उस समय जो है सोमाली पायरेट्स ने कुछ भारतीयों को कब्जा कर लिया था और स्थिति इतनी खराब हुई कि भारत सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, और पाकिस्तान के एक ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट थे या फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके थे, उनके ऊपर भारतीयों को छुड़ाने का जो भी कहें कि उन्होंने पहल की भारतीयों को छुड़ाने की,
और भारत सरकार बड़ी मूक रही। तो उस दिन का मैं अगर आज से कंपेयर करूं तो ये बहुत ही गर्व की बात है, और ये सारे भारतीयों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि अगर वो विदेशी धरती पर किसी विदेशी ताकत के अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर का शिकार बनते हैं तो भारत सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। तो मैं नहीं समझता हूं कि सिर्फ एक टैक्टिकल ये था, इसके बहुत सारे पहलू हैं। निश्चित रूप से ईरान के साथ जो हमारी एलएनजी डील है, ईरान में कह रहा हूं, कतर के साथ जो एलएनजी डील है, उस एलएनजी डील का बहुत बड़ा लेकिन इसका भी क्रेडिट मोदी जी को जाता है कि ये जो बिल्कुल सहयोग समझौता हुआ है, ये 2028 तक यह समझौता अभी तक बरकरार था, लेकिन अब जो आगे 20 साल का समझौता हुआ है, मौजूदा कीमतों से कम कीमत पे 20 सालों का समझौता हुआ है। इसे अगर समझौते को माना जाए कि एक तरीके से लेन देन का समझौता रहा, तो उसमें भी भारत को फायदा हुआ 20 सालों तक। जी ये देखिए, आप इसे टैक्टिकल तरीके से नहीं देख सकते हैं। सरकार का विजन है, जैसे मैंने कहा कि मजबूत टीम है, सरकार का विजन है, और मोदी जी के गुडविल को भी अगर आप देखें कि उनके जो गुडविल को किस तरीके से एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान में बदला जाए, तो उसमें हमारे डिप्लोमेट की भी भूमिका रही है। ओझा साहब, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी 8,500 से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो कैदी के रूप में विदेशों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हैं। उसमें से आधे से ज्यादा गल्फ कंट्रीज में हैं। उनकी रिहाई के लिए किस तरीके के प्रयास होते हैं? आप तो गवर्नमेंट में रहे हैं। देखिए, हमारी जो काउंसलर डिवीजन है विदेश मंत्रालय की, तो वो प्रयास करती है, जो काउंसलर ऑफिसर्स हैं जाके मिलते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि कितने संगीन अपराध हैं, कि कितने संगीन जुर्म हैं। तो कई दफे ये हुआ है कि जुर्म संगीन नहीं होते हुए भी अगर कोई कैदी वहां पे है तो शायद हमें उस वक्त इंटरवीन करने की जरूरत है। जहां पे तक इन कैदियों का सवाल है जिन लोगों को रखा गया, ये देखिए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं, और जो इस तरीके से लास्ट मोमेंट पे इनके ऊपर जो जासूसी का आरोप लगाया गया, उसके आरोप की कोई बुनियाद बनती नहीं है कि कोई ऐसे सीक्रेट काम में इन्वॉल्व नहीं रहे थे, पूरा सब कुछ कर रहे थे। ये तो सीधे सीधे ट्रम्प्ड अप चार्ज था। लेकिन फिर भी जो आप कह रहे हैं कि 8,500 भारतीय कैदी हैं, मैं आपको बताऊं कि जितनी बड़ी भारत की डायस्पोरा है, हमारे डायस्पोरा का एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट परसेंटेज वाइज जो है जेलों में है। नहीं तो देखा जाए कि पाकिस्तान का अगर आप खास करके देखें या कुछ हद तक बांग्लादेश का भी देखें, तो पाकिस्तानी का परसेंटेज जो है कैद में बहुत अधिक है, क्योंकि उनके लोग ज्यादा अपराध में शामिल होते हैं। तो उसके मुकाबले है एक छोटा सा तबका। मैं एक आंकड़ा और आपसे शेयर करना चाहता हूं ओझा साहब कि 2014 से लेकर अब तक 4,597 भारतीय कैदियों को या तो रिहाई मिली है या उनकी सजा कम कर दी गई है। एक वो आंकड़ा है जिसमें बंदियों को सरकारी मदद मिली है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि बाकी कैदियों के लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। देखिए, एक बात साफ है कि इस सरकार ने बहुत मौका दिया है उन तमाम अफसरों को भी जो इस काम में लगे हुए हैं, और एक बहुत प्रायोरिटी किया है कि जहां भी हमारे लोग फंस गए उनको प्रायोरिटी पे गए और जाके निकाल के लाया गया। ये एनर्जी पहले नहीं दिखाई पड़ रही थी, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा, हमारा सिस्टम ऐसा है कि ऊपर से अगर दबाव बनता है, सरकार अगर चाहती है, खास करके पॉलिटिकल लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे अगर चाहती है, तो सिस्टम फटाफट काम करना शुरू करता है। ये एनर्जी मिसिंग थी, और मैं इसीलिए कहता हूं कि आज की तारीख में हमें एक सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें हम भीतर में तो है ही हमारी मिलिट्री है, मिलिट्री के आगे डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी से 2 कदम आगे इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से भी 2 कदम आगे हमारे डायस्पोरा के लोग हैं, जो ऑटोमेटिक मोड पे ये सिस्टम काम करता रहे। ये 18 महीने जो जेल में रहे, अगर हम सिस्टम इससे बनाए और इससे सबक लें, तो ये 18 महीने की नौबत आएगी नहीं, आगे से भविष्य में नहीं आएगी। हम इस बात के होने से पहले ही हमारी गुडविल, हमारी साख, हमारी इन्फ्लुएंस, हमारे जो भी कहें कवर्ड कैपेसिटी, सब मिलकर अगर काम करें तो शायद किसी भी भारतीय को इस तरीके से इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ओझा साहब, एक बड़ा सवाल होता है जो आम आदमी के मन में भी गूंजता है कि ये जो रिहाई होती है, किस तरह से बार्गेन करते हैं आप दूसरी सरकार के साथ? क्या ये लेन देन का होता है, कैश का होता है, कोई प्रोजेक्ट को लेके होता है, या मानवीय मूल्यों पे के आधार पे होता है इस तरह की रिहाई? क्योंकि आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जुलाई 2023 में एक आंकड़ा जारी किया था। उसमें बताया था कि 90 देशों में भारत के 8,500 से ज्यादा कैदी हैं। तो जो रिहाई हुई 4,500 से ज्यादा कैदियों की, उसके लिए क्या प्रक्रिया है अपनाई गई? क्या लेन देन हुआ
एक आम आदमी समझना चाहता है, भारत का नागरिक, कि सरकार लेन देन के जरिए इसको नेगोशिएट करती है या मानवीय मूल्यों पे या अंतर्राष्ट्रीय दबाव पे या तीनों का मिश्रण? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर हमारे देश का कोई भी नागरिक अगर किसी हेनस क्राइम में इन्वॉल्व है तो और बाहर पे है और उसको कोई इम्यूनिटी नहीं है, तो वहां के लोकल कानून के जरिए वो उसको जो भी सजा मिलती है उसको झेलना चाहिए। अगर आप जाते हैं वहां अपराध करते हैं तो उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है प्रसून जी कि एक हम अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर झेल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क के जरिए या चीन के जरिए या किसी के जरिए, वो कुछ न कुछ ऐसे करते हैं कि झूठे चार्जेस पे, ट्रम्प अप चार्जेस पे हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कई दफे जब ये ट्रम्प अप चार्जेस पे गिरफ्तार किया जाता है तो हम दो काम करते हैं। एक तो उनको कॉन्सुलर एक्सेस देते हैं, हमारे एम्बेसी के लोग जाके मिलते हैं, हम लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और जो भी उनका इंस्टीट्यूशन है उसके जरिए लेन देन रिश्वत की बात जो है किसी भी सभ्य देश में नहीं आती है कि रिश्वत तो फिर आप हाईजैकिंग में के जरिए आप कहिए तो ये क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटी होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये, मैंने कम से कम ये नहीं देखा है अपने इसमें कि कहीं कोई कैश दे के आप अपने कैदियों को बुला रहे हैं। देखिए, इस केस में जो भी कैदी थे वो एक सम्मानित नौसेना के पूर्व अधिकारी थे, वो अपराधी नहीं थे किसी भी तरीके से। इनको, मेरा मानना है, मेरी असेसमेंट ये है कि किसी न किसी होस्टाइल ताकत ने एक ट्रम्प अप चार्ज में भारत को एम्बैरेस करने के लिए इनको गिरफ्तार करवाया था। तो इसमें देखिए लीगल एक मदद गई होगी। ये आप बड़ी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत को दबाव में लेने के लिए यह गिरफ्तारियां हुई थी। इजराइल के लिए जासूसी का आरोप लगा, भारत के 8-9 पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद भारत सरकार तो दबाव में आई ही आई। लेकिन इस तरह की हरकतें तो फिर इंडियन एजेंसी भी कर सकती है कतर के नागरिकों के साथ। नहीं, देखिए, आप ऐसा नहीं, यही मैं इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जैसे एंकर से मेरा निवेदन होगा कि थोड़ा सा मुझे समझाने का मौका दें कि हमारा ओरिएंटेशन ही अलग है। हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। आप देखें कि फिलहाल जो है सिंगापुर में बड़ी लगाम कसी है एक ऐसे चाइनीज व्यक्ति के बारे में जो चाइनीज ओरिजिन के थे, सिंगापुरियन सिटीजन थे, और उनको जो है उनको शायद जेल में ले लिया गया है क्योंकि वो चाइना की तरफ से बहुत सारी शहरी एक्टिविटीज कर रहे थे। पहले तो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो दूसरी बात है। उसके मुकाबले हमारा डायस्पोरा है, एक डायस्पोरा जो देशभक्ति दिखाता है, एक डायस्पोरा है जो हमसे एकदम ड्रिफ्ट होकर चला जाता है, तो वो डायस्पोरा है। लेकिन हमारी वैसी कोई न तो मंशा है और शायद न तो कैपेसिटी है कि हम दूसरों को छेड़खानी करते रहें। हमारी डायस्पोरा जहां भी जाती है वो वहां जाके वहां के लोकल कानून का सम्मान करती है। लोकल, चाहे अमेरिका में भी देखे कि वहां की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे यूरोप में देखे वहां के हेल्थ सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारी डायस्पोरा की एक बहुत ही अलग रेपुटेशन है। लेकिन जैसे प्रसून जी, मैंने कहा कि शायद दुनिया के एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं बता सकते हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर जो है कुछ होस्टाइल ताकतें हमारे खिलाफ में करते रहती हैं, और एक और ऐसी ताकत और भी है जो इन तमाम चीजों को वो आंख मूंद लेती है। जब वो मानवीय मूल्यों की बात आती है, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, तो उनका दोहरा मापदंड होता है। सबसे रिफ्रेशिंग चीज जो है जो दिखाई पड़ रही है, परफेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें परफेक्ट है, कि वो है मोदी जी का, मोदी सरकार का एक रिन्यूड इंटरेस्ट कि हम अपने नागरिकों को कहीं भी एम्बैरेस होने नहीं देंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन इस पॉजिटिव चीज में बहुत सारे लैकुनास है, बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन जहां पर भी ये बात साफ होती है तो हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन काम करना शुरू कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं कि 9 सैनिकों की रिहाई के पीछे क्या रही है इनसाइड स्टोरी। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र कुमार ओझा जी, एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। अभी एक चीज ये भी सामने आई है कि भारत ने 31 देशों के साथ एक करार किया है, ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड पर्सन्स TSP के तहत विदेशों में सजा पाने वाले भारतीयों को वहां से लाया जाता है। इस समझौते के तहत कहा जाता है कि उनके रहने खाने पीने का जो अंतर होता है और वो सजा जो उनको विदेशों में मिलता है उसको इंडिया में लाया जाता है। इंडिया के साथ भी ऐसा होता है कि जो विदेशी नागरिक सजा पाते हैं उनको उनके देशों में भेज दिया जाता है, वो सजा भुगतते हैं। तो क्या गल्फ कंट्रीज इस दायरे से बाहर हैं? फिलहाल इस पे मेरा ध्यान नहीं है कि कौन सी कंट्रीज बाहर हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज के साथ गल्फ में हमारी ये एग्रीमेंट है कि जो सजा अगर उन्होंने अपराध किया है, वहां के कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है, तो वो यहाँ आके इस देश की जेल में आके वही सजा पूरा करेंगे, ताकि वो अपने कम से कम थोड़े से फेमिलियर एनवायरनमेंट में हो जाए। और वो देश भेजना चाहते हैं, कम से कम यूरोप के कुछ देशों में तो ये रहा, और यहाँ से टीमें जाती थी जिस देश के वो कैदी होते थे,
और उनको लेके आते थे। लेके आने के बाद जो है यहाँ की जेलों में उनको ट्रांसफर किया जाता था। तो किन किन देशों के साथ ये समझौता है फिलहाल मेरी इस पे नजर नहीं है, लेकिन ये एक तरीका है। लेकिन जैसे पहले आप कह रहे थे क्या हम पैसे का लेन देन करके कैदियों को छुड़ाते हैं, बिल्कुल वैसी बात नहीं है। हम लीगल सही जगह पे जहां से कहीं भी अन्याय हुआ है तो हम लीगल तरीके से बतलाने की कोशिश करते हैं। और इस केस में देखा जाए तो वहां के कोर्ट ने पहले कहा कुछ एरर हुई थी, कुछ इरेगुलरिटीज थी जब लोअर कोर्ट ने उन्हें सजा दिया था, और उसके बाद हाईएस्ट लेवल पे जरूर हर जगह इन तमाम देशों में जो उनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं या हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ओझा साहब, आपकी बात मैं 100% मानता हूं, लेकिन एक सवाल बड़ा ये होता है कि जब आप किसी अच्छे देश के साथ समझौता करते हैं या इस तरह के मुद्दे पे नेगोशिएशन वाले टेबल पे आते हैं तब तो बात बनती है। लेकिन जैसे कोई ऐसा देश जो आपको इंटेंशनली नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे तुर्की कभी कभी करता है, जैसे पाकिस्तान हमेशा करता है, तो इसके लिए एक हमारे यहाँ कहावत है, सठे साठ टाइम समाचरे, मतलब दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा ही बर्ताव करिए। ऐसे में हमारी एजेंसियों की सीमाएं कहां तक जाती हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, आप कितना भी पूछे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए हमारी तमाम एजेंसियों में ताकत है और ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। इस पे कुछ बात करना भी अगर हम कहते हैं तो बाहर के जो लोग हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे और कुछ अटकल लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर सरकार चाहती है तो हिंदुस्तानी बहुत टैलेंट है। अगर हमारे लोग जाके गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में वहां सीईओ बन सकते हैं तो हमारे लोगों में दिमाग की कमी नहीं है, प्रायोरिटी की कमी है। मैं कहता हूं सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं ओझा साहब। बिल्कुल, आप कुछ इजराइल ने आरोप लगाया, नहीं बोला, इजराइल ने आरोप लगाया कि जो यूएन की एजेंसी थी उसके कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने इजरायलियों पे हमले में अपनी शिरकत की और इजरायलियों की हत्या की। उसके बाद से ऐड बंद कर दिए गए। कई देश ऐसे थे, यूरोप के कई कंट्रीज थे, उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कई देश थे जिन्होंने ऐड देना बंद कर दिया। अमेरिका ने भी ऐड देना बंद कर दिया। अब ये बताइए कि यूएन की क्या जिम्मेदारी होती है ऐसे देशों के प्रति? देखिए, ऐसा है कि यूएन एक ग्लोबल एजेंसी है और जो इस्लामिस्ट वॉरफेयर है, जो इस्लामिस्ट रेडिकल वॉरफेयर है, उसमें कोई मोरालिटी कुछ भी नहीं है। हर चीज उनके लिए जायज है। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं क्या कि कौन इस्लामिस्ट है, कौन इस्लामिस्ट नहीं है, और कौन मुसलमान होकर भी इस्लामिस्ट नहीं है। तो वो एक अकेला वो वॉरफेयर का एक तरीका है जो इंसानियत अभी फेस कर रही है, पूरी ह्यूमन रेस फेस कर रही है, जहां पे कोई रूल वॉरफेयर के है नहीं और हर एक इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर देना उनकी जो आइडियोलॉजिकल तरीके से जो ब्रेन वॉश किया गया है तो उसमें जायज है। तो देखिए कि इस वॉरफेयर में भी आज इजराइल कह रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी बुरी तरीके से फेल हुई है और बुरी तरीके से फेल होने के बाद जितने भी रिप्राइजल या कोलैटरल डैमेज क्यों न करें, एक फेलियर है और सारे लोगों के लिए ये एक सबक है कि यूएन जैसी एजेंसी को भी इन्फिल्ट्रेट होने से और सबवर्ट होने से रोकने की जरूरत है। लेकिन उनका आरोप जो है, मैं उस पर विश्वास करता हूं यूएन भी कि जो बहुत काम ज्यादा करती है रोक है। ओझा साहब, यूएन भी जो काम करती है अपने लोगों के थ्रू ही काम करती है। आप सोचिए कि आपको फिलिस्तीन में अपने कुछ एम्प्लॉय रखने हैं, ज्यादातर एम्प्लॉयज आपके लोकल होते हैं जिनको आप नौकरी पे रखते हैं। उनकी मानसिकता वैसी ही होती है, धोखा देने वाली। और धोखा एक दिन में नहीं मिलता है या एक बार नहीं होता है आपके साथ, आपके साथ सालों साल गलत होता है। कुछ दिन बाद आप भी मान लेते हैं कि आप इनके साथ जितना उधार रहेंगे उतनी आपको उतने दिन तक आपको रियायत मिलती रहेगी। यानी जो सही डिसीजन लेने होते हैं, जो सही निर्णय लेने होते हैं, यूएन जैसी एजेंसी भी फेल होती है। और हम सच्चाई इसलिए नहीं स्वीकार करते हैं कि एक बड़ा दंगा ना हो जाए, एक देश नाराज ना हो जाए। ऐसे में कब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी? नहीं, ये इस तरीके से हमें कभी किसी को जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि किसकी मानसिकता क्या है। देखिए, उस एरिया की एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसको मैं न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, ये कई एक सब्जेक्ट है जहां लोगों की ब्रेन मैपिंग की कोशिश की जाती है। ऐसी बात नहीं कि सारे लोग होते हैं। और जो कुछ भी वहां पे हुआ, उन लोगों का ये कहना था कि उनके घरों से निकाल दिया गया जो फिलिस्तीन के लोग हैं और वो गाजा में रह रहे हैं, और निकालने के बाद जो है जो कुछ भी उन्होंने किया वो जायज है। अच्छा, बहुत ही 10 complex मुद्दा है सेकंड, वो। 30 सेकंड में आपका जवाब चाहता हूं कि क्या ये सारे जो नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया उसके पीछे कहीं भारत का इजरायल को जो सपोर्ट था वो भी एक कारण तो नहीं था? नहीं, ये भारत का इजरायल को सपोर्ट जो इस में देर से आया, लेकिन ये मान के चलिए प्रसून जी, आपके थ्रू मैं कहना चाहता हूं
कि हम एक अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर फेस कर रहे हैं और मल्टी प्रॉन्ग वॉरफेयर फेस कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी डायस्पोरा विदेशों में जा रही है तो आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इस चर्चा से बिल्कुल साफ मैं है बात कि कर रहा हूं। मोदी की रणनीति और कूटनीति देश विदेश के साथ उनका कनेक्ट दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। दुनिया के सारे देश भारत को एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पे तो देखते हैं। इसीलिए तो हम भी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन हमें सजग रहना है। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।